हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है और उसमें एमपी का जो इतिहास है वो काफ़ी महत्व रखता है। उसी के चलते हम ये त्रिपुरी के कलचुरी के ऊपर लेक्चर लेकर आए हैं। और जो महेशमती के कलचुरी हैं उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। तो त्रिपुरी के कलचुरी में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये प्रमुख राजाओं की सूची दी हुई है, आप उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि क्या है, ये हमें काफ़ी हेल्प हेल्प कर देता है अगर जब भी आप पढ़ने बैठोगे, खासकर इतिहास। तो वापराज देव आएंगे, फिर वापराज देव के बाद शंकरगण प्रथम, फिर लक्ष्मण प्रथम और फिर कोक्कल प्रथम। ठीक है, तीनों तीनों क्या है? प्रथम प्रथम प्रथम। शंकर, लक्ष्मण, कोक्कल। फिर शंकरगण द्वितीय आएंगे, हर्षराज या फिर बाल हर्ष इसका इनका नाम है, जो इनके उत्तराधिकारी आएंगे। फिर युवराज देव प्रथम है, इन्होंने ही 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था, जो 2022 के मेंस में आया था 3 नंबर में। फिर युवराज देव प्रथम के बाद लक्ष्मण राज सेकंड आएंगे, फिर शंकरगण तृतीय आएंगे। ठीक है, फिर कोक्कल प्रथम यहाँ पे थे, फिर ये कोक्कल द्वितीय आएंगे। फिर गंगेय देव, ये सबसे प्रतापी शासक थे इस वंश के, और ये भी थे, ये दोनों ही मतलब काफी महत्वपूर्ण शासक थे। गंगेय देव, फिर आएंगे कर्ण, फिर आएंगे यशकर्ण, फिर इसके बाद गया कर्ण, नरसिंह, जयसिंह, वैजय सिंह और त्रैलोक्यमल। फिर ये जो आखिरी आखिरी में है ना, तो ये जो त्रिपुरी के कलचुरी थे ये पतनावस्था में आ चुके थे इस टाइम पे, तो इनके बारे में इतनी ज्यादा जानकारी हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो सब कुछ के सभी के बारे में हम देखेंगे। इतिहास। तो शुरुआती अभिलेखों में त्रिपुरी के कलचुरियों की वंशावली का प्रारंभ जो है कोक्कल प्रथम से माना जाता है। आप नेट पे भी जब सर्च मारोगे ना, तो हु इज द फाउंडर ऑफ त्रिपुरी कलचुरी, तो कोक्कल प्रथम ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन्हीं को ही ध्यान रखिएगा, मेन तो ये मिलता है। फिर मगर शंकर गण का एक सागर अभिलेख हमें मिला था और एक छोटी देवरी अभिलेख मिला था, कहाँ से? जबलपुर से। ठीक है, ये दो अभिलेख हैं किसके? शंकर गण के। कौन कौन से? एक तो सागर अभिलेख। अच्छा, अब ये शंकर गण भी अपन ने देखे ऊपर तीन थे, अब ये शंकर गण किसकी बात हो रही है? ये इतिहासकारों में अभी मतभेद है, प्रथम की है कि दूसरा वाला है कि तीसरा वाला है, पता नहीं कौन से थे, मगर थे। ठीक है, तो कौन कौन से? एक सागर शिलालेख मिला है और एक छोटी देवरी शिलालेख मिला, स्तंभ लेख मिला है, और लक्ष्मण राज का करी कारितलाई शिलालेख मिला है, जो जहां से हमें महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत बन जाते हैं मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जानने में। तो शंकरगढ़ नाम का एक राजा हमें महिष्मति की कलचुरियों में भी मिलता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कृष्ण राज के बाद शंकरगढ़, और फिर उसके बाद बुद्धराज। ठीक है, तो अब इस मतभेद ये भी है कि ये शंकरगढ़ ये त्रिपुरी वाला कलचुरी का ही है कि ये महिष्मति वाला भी है, तो इसके ऊपर से भी मतभेद है। ठीक है, विद्वानों में इस संबंध में मतभेद है, तो इसलिए हम इस मतभेद में ना पढ़ते हुए सीधे अपन तो शुरू कर देते हैं। कहाँ से? वापराज देव के माध्यम से। वापराज देव क्या थे? इसका वर्णन केवल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, केवल शंकरगढ़ के सागर अभिलेख में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए इनको ज्यादा महत्व भी नहीं दिया जाता। अब सागर अभिलेख से मिला है, तो इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि वापराज देव जो थे इनका सागर जबलपुर क्षेत्र पर अधिकार था। ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ खास नहीं है। फिर आते हैं आपके शंकरगढ़ प्रथम। तो वापराज देव के पश्चात जो शासक बने थे वो शंकर गण प्रथम थे, और इसी के साथ, ठीक है, फिर जो है शंकरगण प्रथम का वापराज देव से क्या संबंध है ये स्पष्ट करना कठिन है, क्योंकि अ, पर्याप्त पुरातात्विक अभिलेखों प्रमाणों की कमी है। इनके दो अभिलेख मिले हैं किसके? शंकरगण प्रथम के। एक मिला है सागर अभिलेख और एक छोटी देवरी अभिलेख मिला है। तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, कि ये जो हमने ऊपर यहाँ पे ये जो सागर अभिलेख की जो बात करी थी, ठीक है, यहाँ पे जो हमने ये सागर अभिलेख की बात करी थी, और यहाँ पे ये जो शंकर गण लिखा हुआ है, ये शंकर गण और कोई और नहीं, वो शंकर गण प्रथम ही है। ठीक है, कंफ्यूज होने की अब जरूरत नहीं है, हो गया क्लियर। ठीक है, कौन कौन से दो अभिलेख मिले हैं? एक सागर अभिलेख मिला है और एक छोटी देवरी अभिलेख मिला है जबलपुर से। इसमें शंकर गण के लिए सम्राट घोतक वाली उपाधियों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि ये किसी के उस टाइम पे सामंत रहे होंगे। और उस टाइम पे कौन से वंश बहुत अच्छे से चरमोत्कर्ष पे चल रहा था मध्य प्रदेश में? अगर आप देखोगे तो गुर्जर प्रतिहार, ये वाला वंश हमारा चरमोत्कर्ष पे चल रहा था, तो ये इनके सामंत रहे होंगे, इसलिए उन्होंने राजा घोतक वाली उपाधियों का धारण नहीं किया। इनका भी जो शासन था वो वैसा ही था, कौन सा? सागर जबलपुर वाला शासन था। फिर आते हैं लक्ष्मण राज प्रथम। हमने ऊपर देखे थे प्रथम प्रथम प्रथम, बाप राजदेव, फिर शंकर प्रथम, फिर लक्ष्मण प्रथम, फिर कोक्कल प्रथम। तो अभी इस पे आ गए हम, लक्ष्मण राज प्रथम पे आ गए।
तो ये शंकर प्रथम के बाद लगभग एक शताब्दी तक कलचुरियों का जो वंश है ना, इनका जो इतिहास था वो अंधकारमय है। मतलब जानकारी नहीं मिलती इनके बारे में कि एक शताब्दी तक इन लोगों ने क्या किया। जब एक शताब्दी के बाद जानकारी जैसी मिलती है तो हम सिंहासन पे किसको पाते हैं? हम पाते हैं सिंहासन पे लक्ष्मण राज प्रथम को। एक सदी पश्चात लक्ष्मण राज प्रथम को सिंहासन पर पाते हैं, यही लिखा गया है। 1841-42 के आसपास कारीतलाई जबलपुर शिलालेख मिलता है। किसका? अब ये कारीतलाई जबलपुर शिलालेख किससे संबंधित है? लक्ष्मण राज प्रथम से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इसी अभिलेख में है ना, कहीं कहीं पे देखो अब क्या हुआ था कि हमने मध्यवर्ती में एक शताब्दी तक का वो हमने देख लिया। अब क्या हुआ था कि इस बीच में क्या हो रहा था कि राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार और बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में जो पाल थे, इनके बीच में युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा संघर्ष? त्रिपक्षीय। यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा नहीं है, ये बस आप ही ऐसी थोड़ी अ, ऐसी जानकारी है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच में चल रहा है? प्रतिहारों के बीच में। प्रतिहार वर्सेस पाल वर्सेस राष्ट्रकूट। ठीक है, अब इसके बीच में क्या होता है भाई, कभी कोई राजा बहुत अच्छा निकल जाता है, कभी कोई दूसरा राजा अच्छा निकल जाता है। अब इसमें क्या हो रहा था कि ये गुर्जर प्रतिहार और बंगालों में युद्ध चल रहा था। इसी बीच में क्या हुआ कि राष्ट्रकूट शासक था राजा ध्रुव, उसने क्या करा कि भाई, और उसका उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय, इन्होंने पानी फेर दिया इन लोगों की शक्ति पे। ठीक है ना? कौन कौन? गोविंद जो कौन था? राष्ट्रकूट शासक था। अब होता क्या था ना यार, देखो अब जैसे कि ये वाला प्रतिहार वंश है, पाल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है। अगर इसका कोई खतरनाक राजा आ गया तो इन दोनों के जो राजा होंगे ना, वो ऐसे ही रहेंगे, लल्लो पल्लो टाइप के। अगर इसका कोई खतरनाक राजा होगा तो इसका ऐसे ही निकल जाएगा, डामाडोल टाइप का। अभी तो कोई ना कोई एक वंश का उद्भव हो पाता है। तो ऐसे ही गोविंद तृतीय आए थे। अब गोविंद तृतीय ने क्या करा भाई कि इन्होंने है ना इस घटनाक्रम में नाम दिए देते हैं। गोविंद तृतीय ने अपनी विजय यात्रा के दौरान क्या हुआ कि प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को और ये जो चंद्रगुप्त था इसको हरा दिया था। ठीक है, गोविंद तृतीय ने किस किस को हरा दिया था? ये देखो, ये नागभट्ट द्वितीय को पराजित करा था। हमने यहाँ पे लिखा भी है थोड़ा सा, एक मिनट, मैं यही कहानी सुना रहा था आप लोगों को अभी। माफ कर दूं मैं, कचरा हो गया थोड़ा सा। अब क्या हो, कलचुरिया को कुछ समय के लिए राष्ट्रकूटों की अधीनता स्वीकारनी पड़ी थी। ये कहाँ से पता चलता है? कारितलाई अभिलेख से स्पष्ट होता है। कैसे? इसमें अमोघ वर्ष तृतीय की स्तुति के कारण के साथ साथ उसके पिता गोविंद तृतीय द्वारा नागभट्ट की पराजय का वर्णन है। किसमें? कारितलाई अभिलेख में। ठीक है ना? और इसी ये जो संघर्ष होता रहता है ना, इसी को प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के में त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया जाता है इसको। अब ये जब इन्होंने नागभट्ट को हराया था ना, तब ये जो गोविंद तृतीय था जिसकी बात अभी हम बात कर रहे थे, ये हिमालय तक पहुंच चुका था। ठीक है, हिमालय तक ये पहुंच चुका था। और इसने क्या करा था कि और इसी के साथ साथ इसने धर्मपाल को भी हरा दिया। और धर्मपाल को जैसे ही हराया तो, और धर्मपाल को हरा के इसने क्या करा था, कन्नौज पे कब्जा कर लिया। ठीक है, कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही थी ये सब। कन्नौज पे कब्जा कर लिया और फिर कन्नौज पे इसने क्या करा, चक्रा युद्ध। चक्रा युद्ध करके एक था, उसे अपना सामंत बना के इंद्र तृतीय जो है, वो सॉरी गोविंद तृतीय जो है, वो वापस अपने राष्ट्रकूट चला जाता है। राष्ट्रकूट कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसके बारे में जो है बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसे तो पेपर के हिसाब से तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट था नहीं, सिवाय एक चीज के, क्या? कार्यतलाई अभिलेख। कि कार्यतलाई अभिलेख किससे संबंधित है? कार्यतलाई अभिलेख लक्ष्मण राज प्रथम से संबंधित है। फिर हमारे दूसरे राजा कौन आते हैं? कोक्कल प्रथम। कोक्कल प्रथम का अगर आप ईयर देखोगे तो यहीं से ईयर, जहां से मैंने पढ़ा था ना, तो यहीं से ईयर देखने को भी मिला था। 1850 से 1890, लगभग 40 साल इन्होंने शासन किया। लक्ष्मण राज प्रथम के बाद ये ज्ञात शासक जो थे वो कोक्कल प्रथम का नाम मिलता है ज्ञात शासकों में। ठीक है, इनके स्वयं के अभिलेख नहीं मिलते, इनके शासन की जानकारी इनके उत्तराधिकारियों द्वारा अभिलेखों से मिलती है, यानी कि इनका खुद का कोई अभिलेख नहीं रहा। उत्तराधिकारियों के अभिलेख जैसे कि युवराज देव द्वितीय का कौन सा? विलहरी अभिलेख, जिसमें कोक्कल प्रथम ने चंदेल राज्य कन्या नट्टा देवी से विवाह किया था। इसका वर्णन हमें किस में मिलता है? विलहरी अभिलेख में मिलता है। अब यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ से ये जो आपके कलचुरी थे, इन्होंने है ना वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है,
वैवाहिक संबंध बनाए, किसके साथ? चंदेलों के साथ। और इस टाइम पे चंदेल शक्ति भी इतनी उभरी हुई नहीं थी, जैसा कि हमें बाद में देखने को मिलता है। तो चंदेलों के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए थे। छोटे शब्दों में ऐसे खत्म कर सकते हैं कोक्कल प्रथम के बारे में अगर आ जाए तो। वर्णन कहाँ पे मिलता है? बिल्हारी शिलालेख में मिलता है। राष्ट्रकूट अभियान के अनुसार, अभिलेखों के अनुसार कोक्कल ने राष्ट्रकूटों से भी वैवाहिक संबंध बनाए थे। अब तुम यार ज्यादा ताकतवर नहीं हो ना, तो आप इसी तरीके से अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करोगे, ठीक है। इनके दो कीर्ति स्तंभ स्थापित करने का भी वर्णन मिलता है। दक्षिण दिशा में कृष्ण और उत्तर दिशा में भोजदेव। इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज याद रखना कि दो कीर्ति स्तंभ देखने को मिलते हैं, एक का नाम कृष्ण है और एक का नाम भोजदेव है, ठीक है। फिर हमारे आते हैं अगले शासक हैं शंकरगण द्वितीय, जो कब बने? 1890 से 1910 तक, लगभग 20 साल इनका शासन था। कोक्कल प्रथम का उत्तराधिकारी था। उसने मुग्धतुंग, प्रसिद्ध धवल और रणविग्रह जैसी उपाधियां धारण करी थी। किसने? शंकरगण द्वितीय ने। इसके दो पुत्र थे, एक बालहर्ष और दूसरा युवराज देव, ठीक है। फिर शंकरगण की पुत्री लक्ष्मी और गोविंदवा गोविंदम्बा, ठीक है, दोनों का विवाह किससे हुआ था? राष्ट्रकूट शासक जगत जगतंगु से किया गया था विवाह। अब इससे हुआ क्या कि लक्ष्मी से इनको इंद्र तृतीय का जन्म हुआ और गोविंदम्बा से इनको अमोघ वर्ष तृतीय का जन्म हुआ था। मतलब दोनों बहनों की शादी एक ही पति से कर दी गई थी, ठीक है। तो एक से ये हुए, एक से ये हुए। अब ये क्या है, अपने राष्ट्रकूट जो वंश है ना, उसके इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अभी तो इतना कुछ खास है नहीं इसके बारे में जानने के। इसमें भी ये इंद्र तृतीय ज्यादा फेमस था, ठीक है। अब ऊपर हमने क्या देखा? बालहर्ष और युवराज देव दो भाई थे। तो उनमें से बड़ा वाला कौन था? बालहर्ष। तो ये शासक बना, मगर ये जल्दी मर गए थे। 1910 से 1915 तक ये शासन किया था। इनका वर्णन केवल लक्ष्मी कर्ण के वाराणसी ताम्रपत्र लेख में मिलता है। कुछ खास नहीं, पुत्र नहीं तो इसका अनुज शासक बन गया था, ठीक है। अब वर्णन क्यों नहीं मिलता है? कई बार ऐसा भी रहता है कि किसी का अगर शासनकाल बहुत छोटा रहा है ना, तो उसी के जो परिवार वाले सदस्य वाले होते थे ना, उसको नहीं लिखते थे। या फिर ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर कोई राजा अगर बहुत ज्यादा विलासी था और उसकी कोई उपलब्धि नहीं थी, तो भी उसके बारे में उसके जो उत्तराधिकारी हैं उसका वर्णन नहीं करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं किस पे? युवराज देव प्रथम पे। युवराज देव प्रथम के बारे में बात करते हैं। तो युवराज देव प्रथम का शासन कब से कब तक था? 1915 से 1945 तक इनका शासन मिलता है। समझ में आ गया होगा देख के, लगभग 30 साल इन्होंने शासन किया है। अब लंबा कार्यकाल चला है तो उपलब्धियां भी वैसी ही रहेंगी। इनके काल की जानकारी उत्तराधिकारियों के अभिलेख से मिलती है। इनका अन्य नाम केयूर वर्ष या फिर कर्पूर वर्ष मिलता है। इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा इसको, ठीक है। अब लक्ष्मण द्वितीय का कार्यतलाई अभिलेख में वर्णन है, ठीक है। लक्ष्मण द्वितीय कार्यतलाई अभिलेख बना है। इसमें क्या क्या वर्णन है कि इन्होंने गोंडों का दमन किया, गौंड शासक रहे होंगे, कौशलों का को दंडित किया, गुर्जर पर विजय प्राप्त की। गुर्जर का शासक कौन था? महिपाल को हराया था इन्होंने। विल्हण पाषाण लेख, ठीक है। विलहरी पाषाण लेख। विलहरी अभी अपन ने ऊपर देखा था, युवराज देव द्वितीय का नाम आ रहा था उसमें, हाँ, ये युवराज देव द्वितीय विलहरी शिलालेख। बिलहरी पाषाण लेख में क्या है कि उन्होंने बंगाल, कर्नाटक, गुजरात, कश्मीर, उड़ीसा पर आक्रमण कर वहां की कन्याओं से विवाह किया। अब जहां से मैंने पढ़ा था उसमें तो ये लिखा हुआ था कि वहां की कन्याओं के साथ ये खेला करते थे। अब खेलने का मतलब क्या होता है? विवाह ही होता है, ठीक है। तो अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे विवाह लिख दिया गया। राजशेखर ने, इनके दरबार में राजशेखर कवि थे, तो राजशेखर ने क्या किया है? विद्वशाल भंजिका की रचना करी थी। इसमें युवराज देव प्रथम को मगध, मालवा, पंचाल, अवंती, जलंधर, केरल, देख रहे हो आप, केरल की राजकन्याओं से विवाह का वर्णन है। अब अब ये देखो, ये यहाँ से अब इतिहासकार कैसे अनुमान लगाते हैं कि राजशेखर ने विदुषाल भंजिका से युवराज देव प्रथम के बारे में, क्या मगध हो सकता है, मालवा हो सकता है, पांचाल हो गया, अवंती हो गया, जलंधर, केरल की राजकन्या से विवाह किया। अब ये क्या है कि अतिशयोक्ति है, ठीक है ना। मतलब केरल तक जाना तो अतिशयोक्ति हो ही गया ना यार। जैसे ये पूरा भारत है हमारा, इसमें ये केरल है, तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे। और वो भी उस टाइम पे बात हो रही है, कोई जा ही नहीं पाया था वहां पे, है ना। मतलब अशोक जो था, अशोक भी ने जो दक्षिणावर्त के एकदम जो चोर चेल पांडे थे, इनके ऊपर राजा शासन नहीं किया था। और ये भाई साहब केरल तक पहुंच गए, पहुंचे तो पहुंचे, राजकन्याओं से विवाह भी कर रहे हैं।
तो अब ये तो गलत हो सकता है ये वाली चीज़, तो इसमें क्या होता है कि अतिशयोक्ति तो है, मगर जो मेन बात है वो ये है कि हम इससे समझ सकते हैं कि जो ये राजा है, ये कितना शक्तिशाली होगा। केरल तक नहीं गया होगा तो कर्नाटक तो जीता ही होगा ना इसमें, तो राष्ट्रकूटों के अधीन आ जाता है। थोड़े समय के लिए ही सही मगर विजय प्राप्त की होगी। इसी रचना में युवराज देव प्रथम को राजशेखर ने उज्जैनी, अरे यार ये उज्जैनी छूट ही गया यहाँ पे, लिख नहीं पाया मैं पूरा। इसको आप याद रखिएगा, उज्जैनी भुजंग कहा गया है, उपाधि दी है। और ये जो उज्जैनी भुजंग है, ये 2022 का टैक्सेशन असिस्टेंट पेपर हुआ था एमपीपीएससी में, ये वाला पेपर इसमें आ चुका है ये वाला, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये एक मिनट, और इसी के साथ साथ ये जो विदुषाल भंजिका है, ये भी आ चुका है कि विदुषाल भंजिका का लेखक कौन था, राजशेखर, ठीक है। तो देखो लो, एक पेज से मतलब 2 पॉइंट से 2 क्वेश्चन कवर हो गए, एक ये वाला और एक ये राजशेखर ने उज्जैनी भुजंग कहा है किसको, युवराज देव प्रथम को। फिर विदुषाल भंजिका में ही त्रिलंगाधिपति की उपाधि भी दी गई है किसको, युवराज देव प्रथम को, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर जो युवराज देव प्रथम है, इसने राष्ट्रकूटों से वैवाहिक संबंध बनाए रखे थे, ठीक है। जिस समय गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को हराया, उसके दरबार से राजशेखर ने कलचुरियों के दरबार में शरण ली एवं विदुषाल भंजिका की रचना की, ठीक है। इससे पहले क्या थे, ये जो आपके राजशेखर थे, ये राजशेखर पहले गुर्जर प्रतिहार के दरबार में हुआ करते थे। और गुर्जर प्रतिहार के दरबार में ही इन्होंने बाल रामायण, ठीक है, बाल रामायण और बाल भारती, ठीक है। राजशेखर ने ये जो गुर्जर प्रतिहार है, इनके दरबार में बाल रामायण और बाल भारती की रचना की थी, ठीक है। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए कि राजशेखर ने बाल रामायण एवं बाल भारती की रचना की थी, ये किसके वंश के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी बहुत दिनों से है ना राजशेखर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस समय गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल को हराया, उसने दरबार से राजशेखर ने कलचुरी के दरबार में शरण ली और विदुषाल भंजिका की रचना की। और ऐसा भी बोला जाता है कि इसी टाइम पे उन्होंने काव्य मीमांसा की भी रचना हमें देखने को मिलती है, ठीक है। फिर अपने राजत्व के अंतिम काल में युवराज देव प्रथम को चंदेल शासक यशोवर्मन ने पराजित होना पड़ा था। ऐसा किसमें मिलता है वर्णन, खजुराहो अभिलेख में देखने को मिलता है। तो ये क्या, जब इनके बारे में पढ़ने को आएगा, जब हम चंदेल वंश के बारे में पढ़ेंगे तब और डिटेल में देख लेंगे इसको। अभी तो इतना ही ध्यान रखिए कि युवराज देव प्रथम को किसने हरा दिया था, चंदेल शासक यशोवर्मन ने पराजित कर दिया था, खजुराहो अभिलेख। फिर युवराज देव प्रथम का प्रधानमंत्री भाग मिश्र या मिश्र था, भारद्वाज वंशी ब्राह्मण था ये, ठीक है। मतलब ये ऐसे ही है, इतना कुछ खास नहीं है। फिर जो दूसरा आ जाता है वो यही है कि 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, ठीक है। ये आपके जो 2022 का एमपीपीएससी का मेंस हुआ था, ठीक है, एमपीपीएससी मेंस हुआ था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया। तो आप इससे एक चीज़ ये भी रखिए, देखिएगा कि ये क्या है, भले ही क्वेश्चन आ चुका है उसके बाद मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं जिस सोर्स से पढ़ा रहा हूँ ना, उस सोर्स में ये सारी चीज़ें पहले से दी हुई हैं, तो आगे चल के आपको दूसरे क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो, मेरे लेक्चरों से कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैं जिससे पढ़ा रहा हूँ ना, वो असल में वो बुकें बहुत बड़ी बड़ी बुक किताबें हैं, नहीं तो मैं तो उसको भेज भी देता पीडीएफ बनाकर। वो उसमें क्या है, बहुत मेन मेन चीज़ें छाँट छाँट के लिखना पड़ता है, तो मैं इसलिए लेक्चर्स बना रहा हूँ। इसके अमात्य कोल्लाख वैष्णव था। बांधवगढ़ में इन्होंने विष्णु के मत्स्य, कच्छप, सूकर, वराह, परशुराम आदि मूर्तियों को उत्कीर्ण करवाया था, किसने, अमात्य गोल्लाख ने, ठीक है। इसको याद रखिएगा, किसका अमात्य थे ये, युवराज देव प्रथम के, ठीक है। तो ये युवराज देव प्रथम के बारे में था। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जैसे ये जो लेक्चर्स बन रहे हैं ना, इसमें जिसके बारे में सबसे ज्यादा दिया है, जैसे कि अभी हमने युवराज देव प्रथम के बारे में पढ़ा, इतना सारा उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो उनको जरूर अच्छे से बना लेना, क्योंकि एमपीपीएससी में एक चीज ये कॉमन देखी गई है कि जिसके बारे में थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है ना, ये लोग पूछेंगे उसी के बारे में, ठीक है। फिर अगले शासक के बारे में जो है वो है लक्ष्मण राज द्वितीय। लक्ष्मण राज द्वितीय का शासन कब से कब तक था, 1945 से 1970 तक। युवराज देव प्रथम तथा नोहला से उत्पन्न पुत्र थे, नोहला इनकी रानी थी, तो युवराज देव प्रथम की। युवराज देव द्वितीय के बिलहरी अभिलेख में, ठीक है, बिलहरी शिलालेख में वर्णन है कि उन्होंने ओडी तथा कौशल के राजाओं को हराया था। किसने हराया था, लक्ष्मण राज द्वितीय ने हराया था।
फिर उर के राजा काकिल नाग की सोने की रत्न जनित मूर्ति भी प्राप्त करी थी इन्होंने। किसने? कालिया नाग की सोने से रत्न जनित किसने प्राप्त करी थी? लक्ष्मण राज द्वितीय ने। अब ये जो फैक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ये कभी ना कभी आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका ऐसा कौन सा गुर्जर प्रतिहार त्रिपुरी के कलचुरी शासक था जिसने कालिया नाग की सोने की रत्न जनित मूर्ति प्राप्त की? तो लक्ष्मण राज द्वितीय, ठीक है। और फिर एक चीज, इसको एक चीज और लिंक कर सकते हो कि ये जो लक्ष्मण भगवान जो थे, ये लक्ष्मण जी जो थे, वो अगर आप देखोगे तो राम जी के छोटे भाई थे, ठीक है। छोटे भाई थे राम जी के। अब भगवान राम जो थे, ये कौन थे? ये विष्णु जी के अवतार थे, ठीक है। ये विष्णु जी के अवतार थे। तो ये जो लक्ष्मण थे, ये कौन थे? तो विष्णु जी जिस शेष शाही तालाब में जिस आपके ऊपर, आप मतलब जिस सर्प के ऊपर आराम करते हैं ना, वही वही सर्प का अवतरित है भगवान लक्ष्मण, ठीक है। तो अब ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये कहानी इसलिए सुनाई ताकि आप लिंक कर पाओ कि ये जो कालिया नाग की रत्न जनित मूर्ति थी, वो कौन ने प्राप्त करी थी? लक्ष्मण राज द्वितीय ने। बस आपको फर्स्ट सेकंड याद करना पड़ेगा। कालिया नाग तो सांप से सांप, सर्प से सब आपका लिंक हो जाएगा, और सोने की रत्न जनित है, तो इससे आप इसको लिंक कर सकते हो। पांड्यों को हराया था, कारितलाई अभिलेख में ऐसा वर्णन है, ठीक है। पांड्यों को हराया था इन्होंने। अब पांड्यों को कैसे हरा दिया होगा? तो ये थोड़ी अतिशयोक्ति टाइप की देखने को लगती है। फिर ऐसा भी रहता है कि यार इन्होंने राष्ट्रकूटों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए। अब वैवाहिक संबंध बनाते बनाते राष्ट्रकूट जो है वो नीचे गए होंगे लड़ने के लिए, तो इन्होंने अपनी सैन्य सहायता भी पहुंचाई होगी हराने के लिए। तो इन्होंने फिर अपने अभिलेख में भी लिख दिया कि पांड्यों को हराया होगा। शंकरगण तथा युवरान इनके पुत्र हुए थे, तथा बोंथा देवी इनकी पुत्री थी। कौन? बोंथा देवी, ठीक है। अब बोंथा देवी का विवाह चालुक्य शासक विक्रमादित्य चतुर्थ से हुआ था। किससे? विक्रमादित्य चतुर्थ से। इसके पुत्र तैलप ने राष्ट्रकूट नरेश, अब इसका पुत्र हुआ। अब पुत्र बड़ा होते होते 20-25 साल लगी गए होंगे उसको राजा बनते बनते, ठीक है। इसके पुत्र तैलप ने राष्ट्रकूट नरेश कर्क द्वितीय का समूल नाश कर दिया और कल्याणी के परवर्ती चालुक्य राज्य की स्थापना की। मतलब इसके बाद राष्ट्रकूट वंश जो है वो लगभग अंतिम अवस्था में पहुंच गया था, या ये कह लो कि खत्म ही हो गया, ठीक है। फिर जो है हमारे आते हैं अगले शासक, कौन से? शंकरगण तृतीय, है ना। शंकरगण तृतीय के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे मतलब ये मैं 2-3 पार्ट में लेकर आऊंगा ये वाला लेक्चर। ये हमारा पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 में हम क्या है, शंकरगण तृतीय पे ही रोकेंगे, फिर इसके अगले लेक्चर में इनके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि लक्ष्मण राज द्वितीय के पश्चात शासक बने थे ये। वैष्णव धर्म का पालन करते थे। पूर्ण के राजा जो थे वो शैव मतावलंबी थे। तो इसको याद रखिएगा कि वैष्णव धर्म के कौन थे? शंकरगण तृतीय। अच्छा, लिंक भी हो जाएगा कि शैव शैव मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। कोई खास जानकारी नहीं है के बारे में। इनका कार्यकाल 970 से 980 के मध्य स्वीकारा गया है। अब 10 साल में कोई कितना ही विकास कर पाता अपने साम्राज्य का। तो ये अ, आपके त्रिपुरी के कलचुरियों के बारे में पार्ट 1 है। अभी के लिए इतना ही है। फिर अगले वाले लेक्चर में हम आगे के शासकों के बारे में वर्णन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।